जिस देश में बेटियों का सम्मान होता है वो देश तरक्की और उन्नति करता है। जिस देश में महिलाओं का, नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। और ये भी बात कहते हैं, माता निर्माता भवती, माँ जो है वो निर्माण करने वाली होती है। मैं आज आपके सामने अखबार के अलग अलग पन्नों पर छपी 4 बहुत महत्वपूर्ण खबरों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ और आपसे ये चाहूँगा इन पर चर्चा करने के बाद आप एक निष्कर्ष लें और विचार करें कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं और हमें कितना कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे पहली खबर है राजस्थान के भीलवाड़ा से। 26 अक्टूबर को राजस्थान के भीलवाड़ा से छपने वाले अखबार दैनिक भास्कर में एक खबर छपती है कि जयपुर से लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर पंढेर गांव में बेटियां बेची जा रही हैं। लाखों रुपए में वहां बेटियों को बेचा जा रहा है। दूसरी खबर छपती है अखबार के पन्ने पर, वो हरियाणा है, जहां पर एक बलात्कारी को, एक हत्या के जुर्म में सजा काट रहे हत्यारे को, जिसके ऊपर 4 अपराध सिद्ध होने के बाद 2 केस में 10-10 वर्ष की कारावास और 2 केस में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे व्यक्ति को जेल से बाहर खुला घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है और वो अपने गाने बना करके, गीत बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। तीसरी खबर जो है वो भी हरियाणा से है। पानीपत जिले में एक गांव में 7 साल की बेटी को दिवाली के दिन बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है और जो हत्यारा है उससे पूछने के बाद वो बताता है कि मैं तंत्र विद्या सीखना चाहता था, इसलिए मुझे इस लड़की की बलि देनी थी। 3 नकारात्मक समाज की सोच को प्रदर्शित करती हुई घटनाओं के बीच एक आशा की केंद्र बिंदु दिखती हुई एक खबर छोटे से कोने में और छपती है कि अमरोहा जिले में स्थित गुरुकुल चोटीपुरा की 3 बेटियां एशियाड खेलने के लिए जाएंगी। आइए अब इन चारों की चारों खबरों के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली खबर जो भीलवाड़ा से छपती है, दैनिक भास्कर लिखता है कि जिस प्रकार विदेशों से कई बार खबरें सुनने को मिलती हैं कि फला देश में बेटियों को गुलाम बनाया गया है और बेचा गया है, ऐसी ही एक घटना जयपुर से 340 किलोमीटर लंबा सफ़र करने के बाद जब वो पंढेर गांव में पहुंचते हैं तो देखने को मिलती है। वो कहते हैं कि इस गांव में जब हम आए और लोगों से बात की तो दर्दनाक बातें निकल कर के सामने आई। एक लड़की जिसका बदला हुआ नाम कविता रखा गया, वो अपने बयान में कहती है कि मेरी उम्र 21 वर्ष है और मेरे पिताजी के ऊपर 15 लाख रुपए का कर्ज था। उस कर्ज को उतारने के लिए पहले मेरी बुआ को बेचा गया, उसके बाद मेरी 3 बहनों को बेचा गया, फिर मुझे बेचा गया और स्थिति ये है कि आज भी हमारे परिवार के 5 सदस्य बिक जाने के बाद भी मेरे पिताजी के ऊपर कर्ज जस का तस खड़ा हुआ है। दूसरी वो कहानी बताते हैं, परिवार के लोगों ने शायद बहुत कुछ सोच करके उसका नाम गायत्री रखा होगा, जिसकी उम्र 12 साल है। वो बताती है कि मेरे पिताजी के ऊपर कर्ज था क्योंकि मेरी माँ मेरे जन्म देने के बाद उनका देहांत हो गया था और दादी बीमार हो जाती है। दादी की बीमारी का इलाज करवाने के लिए 6 लाख रुपए का पिताजी कर्ज ले लेते हैं और वो कर्ज उतारने के लिए मुझे बेच देते हैं। वो कहती है कि मैं 3 बार बेची गई, मेरे साथ बहुत हैवानियत हुई। आगरा के अतिरिक्त जयपुर जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों में वो रही और आज भी उसके पिताजी के ऊपर कर्ज है। हम किस समाज में रह रहे हैं? क्या ये घटना दिल झकझोर देने वाली नहीं है? क्या ये घटना सिर्फ अखबार के पन्ने पर छपने के बाद ख़त्म हो जाएगी या इसके बाद जागरूक समाज सामने आएगा? क्या सरकारें सामने आएंगी? कौन आखिर इन बेटियों के मान सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए सामने आएगा? अखबार के इस पन्ने को किसने कितनी गंभीरता से लिया मैं नहीं जानता, लेकिन आज हमें याद आ रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आगे बढ़ करके उस समय जब उनका जन्म हुआ और वो सामाजिक क्षेत्र में उतरे, उनका जब प्रादुर्भाव हुआ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में, उन्होंने इन जड़ताओं को देखा था और इनको तोड़ने के लिए आर्य समाज जैसे एक संगठन की स्थापना की थी, जो निरंतर अपने कार्यों में लगा रहा और बेटियों के सम्मान को बचाने के लिए कार्य करता रहा। लेकिन ये ऐसी विडंबनाएं हैं जिसमें समाज की जागरूकता के साथ साथ सरकार के कठोर कदम की भी आवश्यकता होती है। इस पर अभी सरकार मौन है, किसी सरकारी व्यक्ति का कोई बयान आया नहीं है,
यहाँ तक कि किसी सामाजिक संगठन का भी कोई बयान इस मुद्दे के ऊपर नहीं आया है। आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों नहीं समाज बोल रहा? जब हम देखते हैं कि समाज नहीं बोलता, आखिर क्यों नहीं बोलता, तो कई बार हम लोग ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि शायद हम लोग कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल से आत्मीय भाव रखने के कारण बोलने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं। दूसरी खबर की हम समीक्षा करते हैं। दूसरी खबर हरियाणा में छपी, जब एक बलात्कारी को, एक हत्यारे को, उसके ऊपर वो जुर्म साबित हो चुके हैं, 4 सजाएं वो एक साथ भुगत रहा है। 2 केस में 10-10 वर्ष की सज़ा और 2 केस में आजीवन कारावास की सज़ा भुगतने वाले राम रहीम सिंह आजकल जेल से बाहर घूम रहे हैं और खुले घूम रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार के नुमाइंदों से जब पूछा जाता है अखबार के लोगों के द्वारा कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और मुझे आश्चर्य हुआ जब हरियाणा के गृह मंत्री जी ने ये बात कही कि कोई व्यक्ति जेल से बाहर आ गया और एक वो व्यक्ति जो हत्यारा है, और जब 25 अगस्त 2017 को उसको सज़ा सुनाई गई थी जगदीप सिंह जी के द्वारा पंचकुला में, कितने लोगों को याद होगा कि लगभग 33 लोगों की उसमें मौत हुई थी। 250 से ज़्यादा रेलगाड़ियां स्थगित कर दी गई थी, कितनी ही जगह पर आगजनी हुई थी, कितनी जगह पर गाड़ियां जला दी गई थी, और उसका परिणाम जो हुआ था वो पूरे हरियाणा ने भुगता था। उस व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ा गया है, कभी फरलों के बहाने से, कभी पैरोल के बहाने से। इसी वर्ष में लगभग 10 महीनों में 3 बार वो जेल के शिक्षों से बाहर निकल चुका है। और मैं ये मानता हूँ बिना किसी सरकारी तंत्र के, बिना किसी सरकारी आशीर्वाद के हत्यारा और बलात्कारी जेल से बाहर नहीं आ सकता। हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, सरकारें स्लोगन देती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकारों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तरफ बेटियाँ बेची जा रही हैं, आप नहीं बोलते, दूसरी तरफ बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को, हत्यारों को जेल से बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, आप लोग नहीं बोलते। तो कैसे बेटियां बचेंगी, कैसे बेटियां पढ़ेंगी, कैसे बेटियों का मान सम्मान सुरक्षित रहेगा? आखिर उस व्यक्ति को जिसके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ाम ही नहीं हैं, जो साबित हो चुके हैं, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े कांड जिन्होंने किए हैं, आज उन बेटियों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनके साथ बलात्कार हुआ और उनका अपराधी आज जेल से बाहर खुला घूम रहा है। उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही होगी जिस व्यक्ति ने अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए वर्षों तक जो है कोर्ट के धक्के खाए हैं, सड़कों पर घूमा है, लोगों से मिला है, तब जाकर के उस बलात्कारी को, हत्यारे को सजा हुई और वो आज दंदना रहा है। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से, और बल्कि सरकार से पहले सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो जाए स्वतः संज्ञान लेकर के राम रहीम सिंह को वापस जेल के शिक्षकों के पीछे भेजना चाहिए, और जब तक उसकी सज़ा है उस तक उसको बाहर ना आने दिया जाए, ऐसे प्रबंध किए जाएं। और दूसरी तरफ जब तक ये राम रहीम सिंह बाहर है, क्योंकि रामचंद्र छत्रपति को इसी ने अपने गुर्गों के द्वारा गोलियां मरवा करके उसकी हत्या करवाई है, उसका बेटा आज अपने आप को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहा होगा। जिस जगदीप सिंह ने बहुत हिम्मत दिखा करके तथ्यों के आधार पर इस दरिंदे को, इस हत्यारे को और बलात्कारी व्यक्ति को सज़ा सुनाने का काम किया था, आज उनकी सुरक्षा की भी आवश्यकता दिखाई देती है, क्योंकि ये अंदेशा लगाया जा रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं इस बात को कि राम रहीम सिंह हो सकता है कि अंशुल छत्रपति जो रामचंद्र छत्रपति का बेटा है, कहीं उसको ना मरवा दे, कहीं जगदीप सिंह जिसने ये सज़ा सुनाई थी उस जगदीप सिंह जी को ये ना मरवा दे। तो जब ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, या वो जो 2 बहनें जिन्होंने बहुत लंबे समय तक केस लड़ा, जिनके साथ ही दरिंदों ने बलात्कार किया था, वो अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं कि कहीं उनके परिवार के लोगों को ये राम रहीम सिंह ना मरवा दे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप स्वतः संज्ञान लेकर के राम रहीम सिंह को जेल के शिक्षकों के पीछे छोड़ करके आएँ। और मैं सरकार के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बल्कि 15 अगस्त ने आपने जो बात कही थी कि यदि आप इस राष्ट्र को ऊंचा उठाना चाहते हैं, इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो यहाँ माँ बहनों के सम्मान को सुरक्षित रखना होगा। और उन्होंने कहा कि विकास और तरक्की का रास्ता बहनों के सम्मान के साथ आगे होकर के बढ़ता है, तो यहाँ तो सम्मान नहीं हो रहा है। बेटियाँ बेची जा रही हैं,
दूसरी तरफ बलात्कारी व्यक्ति को खुला घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। तीसरी जो खबर छपी है वो पानीपत हरियाणा से छपी है। उसमें भी एक दरिंदगी देखने को मिली है। दिवाली के दिन एक 7 साल की बेटी को एक व्यक्ति जो है उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर देता है और बलि दे देता है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं, क्योंकि तांत्रिक ने मुझे कहा था और मैं तंत्र विद्या सीखना चाहता था ताकि मैं किसी को वश में कर सकूं, अपने कार्य किसी से करवा सकूं, और इसलिए मैंने इसकी बलि दे दी है। समाज आज धर्म के नाम पर जा कहाँ रहा है? मैं कहना यह चाहता हूँ, यदि हो सकता है बहुत से लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जब जब चुनाव होती है तो राम रहीम सिंह जैसे लोगों को जेल से बाहर लेकर के आती है। मैं इससे आगे बढ़ करके कहना चाहता हूँ, आप हो सकता है कि चंद वोट प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों को बाहर लेकर के आना चाहते हैं, लेकिन ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग धर्म के नाम पर धब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये धर्म के नाम पर धब्बा है और यही अधर्म जो ये फैला रहे हैं उसी का दुष्परिणाम है। ये धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर जो फैल रहे हैं उसी का दुष्परिणाम है पानीपत की वो घटना, जिसमें एक 7 साल की बेटी को तांत्रिक ने सिर्फ बलि देने के नाम पर मार दिया। ये घटनाएं होती रहेंगी। सिर्फ इनको राजनीतिक प्रश्रय मिल जाए और राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए लोग बाहर आ जाएं, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन उससे बड़ी बात ये हो जाती है, इन व्यक्तियों के माध्यम से समाज में अधार्मिक बातें फैलती हैं और लोगों का न्याय के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। जब किसी बलात्कारी और हत्यारे को सड़कों पर खुला छोड़ दिया जाता है, वो अपने गीत गाता है, और मैंने तो वो वीडियो देखी है 19 अक्टूबर की उनकी, आप लोग भी उसको देखें और पूरा मूल्यांकन करें, निष्पक्ष होकर के मूल्यांकन करें। मैंने जब सबसे लास्ट में उस वीडियो को देखा तो मेरा मन हुआ कि मैं इसको दोबारा देखता हूँ। जब बिल्कुल अंतिम छोर में वो चल रहा था तो महिलाओं ने कहा कि हम कुछ शब्द बोलना चाहते हैं। शब्द से मतलब उनका गीत से होता है। वो जब गीत बोलने लगी, इतना खराब वो गीत मेरे को लगा कि कोई सभ्य परिवार अपनी बेटियों को कैसे छोड़ सकता है इन दरिंदों के पास। और वो महिलाएं गीत गा रही हैं, एक छोटा लंबरदार नज़रों से वार कर रहा है, वो तो दिल के पार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये धार्मिक गुरु और वो किस प्रकार के गीत बुलवा रहा है वहाँ। मैंने उनकी 17 तारीख की वीडियो देखी, उसमें महिलाएं पूछ रही उससे, पिताजी आप क्या खाने लग गए? आप तो बिल्कुल 16 साल के दिखने लग गए। वो कौन सी बेटी हो सकती है जो अपने पिताजी से कभी ये बात पूछ ले कि पिताजी आप बहुत जवान लगने लग गए हैं, आप तो बिल्कुल 16 साल के लगने लग गए हैं। और वो जो गीत उसने बनाया है, आप आश्चर्य करेंगे, उसके ऊपर इतना पैसा लगाया गया उस गीत को प्रमोट करने के लिए कि वो 2 दिन में 1 करोड़ लोगों ने देखा है उस गीत को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उसको जानबूझ करके यदि प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो आप धर्म के साथ भी धोखा कर रहे हैं, आप समाज के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अन्याय और सबसे बड़ा शोषण उन लोगों का कर रहे हैं जिन्होंने वर्षों संघर्ष करने के बाद इस दरिंदे को जेल के पीछे भेजने का काम किया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं समाज से कहना चाहता हूँ, और हाथ जोड़े खड़े हुए इन दरिंदों के, इन हत्यारों के और बलात्कारियों के पंडालों में हाथ जोड़े खड़े उन राजनेताओं से कहना चाहता हूँ, आप सुधर जाइए, आप समझ जाइए। चंद वोटों के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। और मैं तो ये कहना भी चाहता हूँ आपको, आप उनको पिताजी कह रहे हैं, आपने ये भी कहा आपने तो दिवाली से पहले दिवाली मना दी। परमात्मा करे आपके बेटे जो है इस गुरमीत राम रहीम सिंह जैसे बने और वो ऐसे ही हत्यारे और जेल के शिक्षकों के पीछे जाएं जैसे तुम पिताजी पिताजी कह रहे हैं। और यदि अंतरात्मा में कुछ आपके स्वाभिमान बचा है, इस राष्ट्र के प्रति कोई सम्मान बचा है, इंसानियत के प्रति आपके कोई जज्बा बचा है, या इस समाज के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बची है, आपकी कोई जिम्मेदारी बची है, तो आपको नकारना होगा इस तरह के पाखंड को, इस तरह के अन्याय को, इस तरह के शोषण को, और समाज को सही दिशा में ले जाने का काम करना पड़ेगा। अंतिम जो खबर जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, और वो इसलिए मैंने पहले कहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस समाज में बेटियों के मान सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। यदि मैं ये कहना चाहूँ कि इन बेटियों का सबसे बड़ा वकील बनकर के उनकी वकालत किसी एक व्यक्ति ने की तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती दिखाई देते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही सैकड़ों गुरुकुल आज काम कर रहे हैं। गुरुकुल चोटीपुरा की बेटियां एशियाड में खेलने के लिए जाएंगी, और वो सिर्फ अभी नहीं खेलने के लिए जा रही हैं। 2004 में एथेंस में जब ओलंपिक हुआ, वहाँ तीरंदाजी में बहन सुमंगला जो है वो गुरुकुल चोटीपुरा की तरफ से खेलने के लिए गई। उसके बाद जो है वो एशिया के जो गेम्स हुए वहाँ तीरंदाजी के लिए खेलने के लिए वहाँ से 2 बेटियाँ गई। और अभी जो एशिया कप हो रहा है उसमें भी गुरुकुल की 3 बेटियाँ
आर्यांशी, यशस्वी और इंदु ये खेलने के लिए जा रही हैं। एक तरफ समाज बेटियों को दूसरे दर्जे का मान करके उनकी खरीद फरोख्त में लगा हुआ है, उनके बलात्कारियों को समाज में छोड़ा जा रहा है, बेटियों की बलि दी जा रही है। दूसरी तरफ आर्य समाज भी सिर्फ अपने बलबूते पर, जब उसको कोई सरकार सहायता नहीं कर रही है, आम जो समाज है जो अलग अलग धड़ों में बटा दिखाई देता है, वो उसका विरोध करने पर तुला है। पर आर्य समाज है कि ऋषि ध्यान के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बेटियों के मान सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित रखते हुए सही मायने में वो पंक्तियाँ चरितार्थ कर रहा है। यदि हम बेटियों को अवसर देंगे तो वो बहुत कुछ करके दिखाएंगी। उनको बराबर का दर्जा मिले, उनको बराबर के अवसर प्रदान यदि हम करेंगे तो वो समाज में बड़े से बड़ा काम करके दिखाएंगी। आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आर्य समाज के सभी कार्यकर्ताओं से और नेताओं से मेरा विशेष आग्रह और निवेदन है कि हमें इन मुद्दों के ऊपर खुलकर बोलना पड़ेगा। न सिर्फ बोलना पड़ेगा बल्कि 4 कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे समाज में, और अग्रणी बन करके चले। जैसे आज़ादी के आंदोलन में आर्य समाज अग्रणी बन करके चला, और कितने ही आंदोलन उसके बाद, चाहे हिंदी आंदोलन की बात हो, चाहे शराबबंदी आंदोलन की बात हो, और चाहे इसी प्रकार से बेटियों को बचाने की बात हो। जब 1987 में राजस्थान के अंदर देवराला में रूप कौर नाम की बेटी को जलाया गया, तब आर्य समाज के साधु सन्यासी दिल्ली से देवराला के लिए निकले और उस ऐतिहासिक फैसले को मूर्त रूप दिलवाने का काम किया गया, जिसमें ये कहा गया कि आज के बाद इस देश में सती प्रथा तो दूर की बात है, कोई सती प्रथा का महिमा मंडन भी नहीं कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि इन सब समस्याओं का समाधान हो तो आर्य समाज को मजबूत कीजिए, आर्य समाज को ताकत दीजिए। और आर्य समाज के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, आइए समस्त समाज को साथ लेकर के हम आगे बढ़ें। मैं उन खास करके धार्मिक मंचों से बोलने वाले नेताओं से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप सनातन परंपराओं का नाम तो लेते हैं और अक्सर आप अपने मंचों से ये कहते हैं कि बेटियों को वेद के मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं। उनसे मैं कहना चाहता हूं, अपनी संकीर्ण मानसिकताओं को छोड़िए और बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए आर्य समाज के साथ आइए। मैं आशा करता हूं कि आप इन सब बातों के ऊपर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और 2 कदम समाज में आगे बढ़ने के लिए इन सब मुद्दों के ऊपर मिल कर के चलने का संकल्प लेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।